अच्छा गाइस, इसी फेब मार्च 2023 पेपर 1 टू क्वेश्चन 12 कराता हूँ आपको। ये पिछले पास पेपर्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। तकरीबन हर सेशन में बच्चे इसके बारे में पूछ रहे होते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। डायग्राम शो टू वेज ऑफ हैंगिंग ए सेम द सेम पिक्चर। सेम पिक्चर मीन वेट ऑफ द पिक्चर जो है दोनों डायग्राम में सेम है। और ये आपके पास दोनों जो हैं वो नेल्स। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R1 ओवर हेयर, दिस इज R2। और इधर टेंशन T1 इधर T2। दोनों डायग्राम्स में जो फर्क है वो आप देख लें क्या है कि जी इस इस एंगल का फर्क है। इधर ये एंगल ज्यादा है और इधर ये एंगल कम है। ठीक है। ये पूछना चाह रहा है कि जी इन डायग्राम 1 द स्ट्रिंग लूप इज शॉर्टर देन इन द डायग्राम 2। ठीक है। और विच इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस इज करेक्ट। हम देखना चाहेंगे कि जी इस फोर्सेस को कैसे कंपेयर करते हैं, T1 T2 को कैसे कंपेयर करते हैं और R1 R2 को कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है। अब देखें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि जी दोनों फ्रेम्स का जो वेट है वो तो सेम है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में डाउनवर्ड फोर्स जो है वो सेम लग रही होगी। और डाउनवर्ड फोर्स सेम लगने की वजह से इस पॉइंट पे अगर देखें तो ये R1 अपवर्ड फोर्स है, इसमें R2 अपवर्ड फोर्स है। तो डाउनवर्ड फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस। तो इसलिए जो कंटेक्ट फोर्स लगेगी वो दोनों केसेस में वेट के इक्वल होगी। ठीक है। जैसे एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है और सिंपल सी बात है कि जी इसमें अगर आपसे पूछे कोई कि जी नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स क्या लगेगी, तो ये इसका वेट है बच्चों। और इधर नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स जो है वो ये होगी और R विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब एक सिचुएशन तो हमें समझ आ गई कि जी R1 R2 इक्वल होंगे, तो ये हम C और D को कैंसिल कर देंगे। दूसरी हम बात कि क्या टेंशन्स इक्वल होंगी या नहीं होंगी और उनको कैसे हम इवेलुएट करेंगे। इसके लिए जाहिर है ये चीज़ तो आप गेस भी आप लगा सकते हैं कि जी चूंकि एंगल का फर्क है और टेंशन का फर्क होना चाहिए। अब कैसे इवेलुएट करेंगे जी कि टेंशन किस में क्या होगी, किस में ज़्यादा होगी और किस में कम होगी। तो उसको ज़रा इस तरह देख लेते हैं कि जी सबसे पहले हम यहाँ पे ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस डायग्राम में भी और इसमें भी। इस एंगल को बच्चों में कह देता हूँ अल्फा और इसको नाम देता हूँ बीटा। ये नजर आ रहा है आपको कि जी अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। और जाहिर है इधर भी इस पार्ट में भी अल्फा ही होगा और इस पार्ट में बीटा होगा। तो ड्रा करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको रिजॉल्व करने की तरफ चलेंगे। यहाँ पे देखें, इस पॉइंट पे अपवर्ड फोर्स आपके पास R1 है, डाउनवर्ड फोर्स ये टेंशन है इधर। तो इस टेंशन के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बच्चों बनेगा T1 कॉज ऑफ अल्फा, ये एडजस्टेंट है। और एक इसकी वजह से बनेगा, तो ओवरऑल डाउनवर्ड फोर्स जो होगी वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ओवरऑल डाउनवर्ड फोर्स जो होगी वो 2T1 कॉज अल्फा होगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होंगे ये भी बैलेंस आउट हो जाएंगे, इनको हम देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो ये T1 आपके पास साइन अल्फा और ये भी T1 साइन अल्फा। अच्छा बच्चों, इस डायग्राम में आप देखें तो अपवर्ड फोर्स आपके पास क्या है R1 और डाउनवर्ड फोर्स है वो 2T1 कॉज ऑफ अल्फा। तो T1 को सब्जेक्ट बना लेते हैं, दैट इज R1 ओवर 2T, सॉरी R1 ओवर 2 कॉज अल्फा। ठीक है। R1
जो है वेट के बराबर है, तो अगर लिखना भी चाहूँ इसको, तो ये वेट ऑफ द फ्रेम डिवाइडेड बाई 2 कॉस अल्फा। सिमिलरली बच्चों, इसमें अब आप देखेंगे तो मैं कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई है कि इसमें डाउनवर्ड फोर्स जो होगी वो क्या होगी। दैट विल बी इक्वल टू 2T2 cos ऑफ बीटा। हम डाउनवर्ड फोर्स 2T2 cos ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू R2, और T2 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो दैट इज R2/2 cos ऑफ बीटा, और दिस इज इक्वल टू वेट, तो 2 cos ऑफ बीटा। अब आपका सारा फोकस क्या होना चाहिए कि आपकी इस इक्वेशन के साथ और इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन होना चाहिए। आपको ये बात मैंने पहले बता दी थी कि जी अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, और कॉस की प्रॉपर्टी है बच्चों के जी, कॉस का अगर आप मैथ लेते हैं तो फिर आपको तो बड़े आसानी से समझ आ जाएगा, और नहीं भी लेते तो आपको समझा देता हूँ कि जी कॉस 0 पे मैक्सिमम होता है और 90 पे जाके 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे एंगल बढ़ता जाएगा कॉस की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर अल्फा ज्यादा है ना, बीटा कम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉस ऑफ अल्फा इज स्मॉलर देन कॉस ऑफ बीटा। अब यहाँ पे देखें, टेंशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस अल्फा है, और कॉस अल्फा जो है हमारे पास, ये जो डिनोमिनेटर है ना बच्चों, ये इस डिनोमिनेटर से छोटा है। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि T1 जो है आपके पास, हम बड़े आराम से लिख सकते हैं ये बात। अगर आप थोड़ा कंपैरिजन में भी जाएं तो T1/T2 को कंपैरिजन करें, वेट और टू तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास इनवर्स रेशो की वजह से ये बनता है कॉज ऑफ बीटा ओवर कॉज ऑफ अल्फा। ठीक है, अब देखें, कॉज अल्फा इज स्मॉलर देन कॉज बीटा। ठीक है, सो इफ कॉज अल्फा इज स्मॉलर देन कॉस बीटा, तो डिनोमिनेटर जब स्मॉलर होगा और न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर होगा, तो यहाँ से मुझे ये चीज़ नज़र आ जाएगी कि बड़े आराम से कंपैरिजन कर सकता हूँ कि जी T1 जो है वो आपके पास, T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कॉस अल्फा इज स्मॉलर देन T1 इज ग्रेटर, बिकॉज T1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा छोटा है एज कम्पेयर टू कॉस बीटा। सो कॉस अल्फा छोटा होने की वजह से T1 इज ग्रेटर देन T2। तो इस तरीके से हमने कंपैरिजन कर लिया कि T1 T2 से ग्रेटर है, और हमें समझ आ गई कि इसको कैसे करते हैं। तो जैसे जैसे एंगल आपका एंगल है ना, उस जितना एंगल ये ज्यादा करते जाओगे, कॉस अल्फा की वैल्यू आपके पास कम होती जाएगी, टेंशन आपके पास इंक्रीज होती जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस फ्रेम में एंगल, अगर आप इन इन स्ट्रिंग्स के पार्ट्स में एंगल इंक्रीज करते जाएंगे तो टेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जितना एंगल इंक्रीज करोगे आपके पास क्या होगा, कॉस अल्फा की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो टेंशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर आपने सेफली किसी चीज को हैंग करना है तो आप क्या करें, एंगल को कम से कम रखें। और फर्दर, अब आपका क्वेश्चन तो हल हो गया, अगर आप फर्दर इसमें थोड़ा डिटेल देखना चाहें, अगर मैं एंगल को 0 कर देता हूँ, ये बिल्कुल इस तरह की स्ट्रिंग्स बन जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये फ्रेम है आपकी, ये पॉइंट है, अपवर्ड फोर्स जो है वो R2 है। इस सूरत में आपको पता है जी R2 विल बी इक्वल टू 2T। तो आप देख लें कि जब एंगल आपके पास 0 हो जाएगा बीटा, कॉस ऑफ 0 जो है वो 1 होता है, तो इसलिए जो है वो टेंशन शुड बी इक्वल टू R2/2, या वेट/2, हाफ ऑफ द वेट बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है होपफुली आपको समझ आ गया होगा।